राजीव सिंह जी, डॉक्टर विकास गुप्ता से अनुरोध करूँगा कि कृपया बाबा साहब को अर्पित करते हुए मैं निवेदन करूँ राजवीर जी, आप प्रोफेसर केपी सिंह जी का पुष्प देकर स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। शशि आनी देख रहे हैं। मौत का डर उनको लगता है, कर्मों में जिनके दाग है। मौत का डर उनको लगता है, कर्मों में जिनके दाग है। बाबा साहिब के बच्चे हैं हम, हमारे तो खून में भी कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भी भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है, इतिहास बनाने वाले भीम थे। कि इस जमाने में हमें हक दिलाने वाले भी भीम थे। तो क्या कहते हैं? हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं, अब हमसे ही जमाने हैं। हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने, हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने, हम भीम के दीवाने, हम भीम के दीवाने। बाबा साहिब के दीवाने हैं, बाबा साहिब के दीवाने हैं, बाबा साहिब के दीवाने, बाबा साहिब के दीवाने। हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं।
ऐसा कर गए, हम दलितों का सर उठाया काम ऐसा कर गए। गुलाम हमको कहने वाले उनसे थे सब डर गए, गुलाम हमको कहने वाले उनसे थे सब डर गए। जख्म जितने थे लगे अपने हाथों से भर गए, जख्म जितने थे लगे अपने हाथों से भर गए। कारनामे उनके हैं, कारनामे उनके हैं। एक बार बाबा साहेब की याद में सब हाथ उठा के ताली के साथ क्या कहेंगे? कारनामे उनके हैं, कारनामे उनके हैं, अब दुनिया को बताने हैं। हम दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने हैं। हम जमाने से नहीं, हम जमाने से नहीं, अब हमसे ही जमाने हैं। हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने हैं, हम भीम के दीवाने। मेरे बड़े तेरे मारे मारे हरे हरे सा 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 सा, मेरे तेरे मारे मारे बड़े तेरे सा 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 मेरे सा, मेरे सा सा रे सा सा रे सा मेरे सा 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 रे सा सा रे। सत्यता के रास्ते पे हम सभी को हक दिलाया, सत्यता के रास्ते पे हम सभी को हक दिलाया। लाख आंसू खुद किए पर हम सबको अमृत पिलाया, लाख आंसू खुद किए हम सबको अमृत पिलाया। खुद रहे भूखे मगर हर भूखे को खाना खिलाया, खुद रहे भूखे मगर हर भूखे को खाना खिलाया। इंसानियत सिखा के पहले इंसान को इंसान बनाया, इंसानियत सिखा के पहले इंसान को इंसान बनाया। उनके नाम के हम सबको, उनके नाम के हम सबको अब उनका इस समाज में रहने का, इस जमाने में रहने का। उनके नाम के हम सबको, उनके नाम के हम सबको, उनके नाम के हम सबको, उनके नाम के हम सबको जयकारे अब लगाते हैं। हरीश मोहन मुझे यहाँ बैठने का और बाबा साहब के बारे में वैसे तो लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। उस जमाने में जब मीडिया नहीं थी, मीडिया थी लेकिन मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट नहीं था उस जमाने में, बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। फीस के लिए क्या क्या कठिनाई उठाई आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। यहाँ एक जुमला इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं शायद बता देना चाहता हूँ, मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ और ज़्यादातर अल्फाज उर्दू के मुंह से निकल सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ। मेरा जीवन भी इससे कम नहीं संघर्ष भरा हुआ। 12वीं के एग्जाम देने के लिए जब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने करीब 11 दिन रात को ईंट के भट्टे पे काम किया, फीस जमा की, तब जाके मैंने 12वीं की फीस जमा की। गांव में रहते हुए मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया या इग्नू में बतौर प्रोफेसर पढ़ा सकूंगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यूनिवर्सिटी का,
जहाँ से मुझे MA MPhil PhD करने का मौका मिला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो बाबा साहब के, ये मैंने थोड़ा अपना तारुफ कराया, बाबा साहब के बारे में कहना चाहूँगा कि बाबा साहब सिर्फ किसी खास तबके के नहीं है, किसी खास मुल्क के नहीं है, पूरी दुनिया की आइडियोलॉजी उनके आइडियोलॉजी पे चलती है। बाहर ममालिक गैर यानी कि विदेशों में जो हमारे डेवलप कंट्री है, उनमें लोग इस बात का पछतावा करते हैं कि इतना ज़हीन, इतना इंटेलिजेंट आदमी हमारे मुल्क में क्यों पैदा नहीं हुआ। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि बाबा साहब यहाँ हमारे, यानी कि मैं अपनी खुशकिस्मती कहता हूँ कि नकामा साहब के समाज में पैदा हुआ और बड़े गर्व से कहता हूँ। बाबा साहब एक साथ कुशल राजनीतिक, दूरदर्शी, समाज सेवी, अर्थशास्त्री, बहुत सारी खूबियाँ थी। आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रांगण है, इसमें कि बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा और किन परिस्थितियों में लिखा ये भी आप जानते हैं। मन से मैं इस बात को कहना नहीं चाहता कि किन परिस्थितियों में लिखा। हाँ, ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को आगे बढ़ने के लिए महाराजा बड़ौदा का जो योगदान है उसे भी, वो भी किसी से छुपा नहीं है। महाराजा बड़ौदा अगर बाबा साहब की हेल्प न करते तो बाबा साहब ना होते, यानी कि PhD और बैरिस्ट्री न कर पाते। तो आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कुलसचिव विकास गुप्ता जी हमारे बीच है। कृपया करता ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। मैं प्रोफेसर KP सिंह से अनुरोध करूंगा कि कुछ देकर विकास जी का स्वागत करें। कृपया पुनः एक बार करतल ध्वनि से विकास जी का स्वागत कीजिए। प्लीज बहुत शुक्रिया। तो बाबा साहब के ऊपर चंद बातें कर रहे थे। बाबा साहब की बदौलत आज वो तबका जिसको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता था, उस तबके के बहुत सारे बड़े बड़े अफसर, वाइस चांसलर, डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी बदौलत है, बाबा साहब की बदौलत। और यहाँ पर अकबर इलाहाबादी का एक मैं शेर कहना चाहूँगा। बाबा साहब एजुकेशन को, यानी तालीम को कैसे तवज्जो दी। अकबर इलाहाबादी उनसे बहुत पहले कहते हैं कि खींचो ना कमानों को, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बड़ी बड़ी जंग हथियारों से नहीं जीती जा सकती। तारीख यानी कि इतिहास गवाह है ये बड़ी बड़ी जंग, लड़ाइयाँ कलम से जीती गई है। और बाबा साहब की 31वीं जयंती के मौके पर ये बाबा साहब ने, बाद में आपको सभी को मालूम है कि बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में आइए। तो क्योंकि और भी वक्ता है, मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धर्मजीत जी। अब मैं डॉक्टर विकास गुप्ता जी हमारे कुल सचिव, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे से दो शब्द करें। सर को कहीं जरूरी जाना है, इसलिए थोड़ा प्लीज। नमस्कार। परम आदरणीय श्री हंसराज जी मैडम, हमारे साथी है, और मेरे भाई KP सिंह जी। आजकल आप सब जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर कई चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं, सिस्टम को लेकर, कार्य को लेकर। शिक्षा नीति का निर्वहन हम लोगों ने करना है किसी तरीके से, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2022 से उस पर चर्चा चल रही है। फिर भारत सरकार द्वारा जो
कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट को लेके नई पॉलिसी बनाई गई, जिसमें आप सब लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया। उस स्ट्रक्चर को हम आगे लेके जा रहे हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का एडमिशन सुचारू रूप से हो सके। और आज एक बुक रिलीज का फंक्शन भी था, जिसमें रेलवे के एम्बेसडर भी आए हुए थे, तो वो छोड़ के मैं बीच में इसीलिए आया कि आप सब लोगों का एक तरीके से मैं सम्मान कर सकूं कि मेरे विश्वविद्यालय आप लोगों के साथ है हर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलना, शायद मैं बहुत ही छोटा हूं जो कार्य उन्होंने हमारे देश के लिए किया। जब मैं संविधान को अपने हाथ में उठा के देखता हूं, उसको पढ़ता हूं और निरंतर उसके अंदर मैं जानना चाहता हूं कि क्या चीज इस तरीके से लिखी गई, तो एक आश्चर्य होता है कि किसी एक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति ने एक ग्रंथ लिख के दिया है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपना एजुकेशन, अपनी सर्विसेज रही, वो सबसे बड़ी एजुकेशन का मैं मतलब मैक्सिमम एजुकेशन इंडिया से बाहर से लॉ सब कुछ करा। और जिस वक्त उन्होंने लॉ करा, शायद बहुत अच्छे बैरिस्टर्स, एडवोकेट्स, जजेस नहीं होंगे, वो चाहते तो अपना जीवन काल एक आराम से बिता सकते थे, किसी के लिए कुछ लड़ने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वकीलों के केस ही लड़ते, वकील बन के केस लड़ते, वो जीतते, क्योंकि जितनी समझ उनको संविधान की, कानून की थी, उतनी बड़ी समझ मेरे को नहीं लगता आज की डेट में भी किसी भी व्यक्ति विशेष के पास है। जब हम उनका बायोडाटा देखते हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हैं, समझते हैं कि कोई व्यक्ति इतना कुछ जानने के बाद, इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद इतने सहज रूप से अपने देश के लिए काम करता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, संविधान बनाया और सबके लिए एक समरसता की बात करी कि हम सब लोग एक समान रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक से एक आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये मैसेज उन्होंने बड़े खुल के दिया, लेकिन उनका ये मैसेज, उनका ये विचार शायद हम लोग अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जिसकी हम सब लोगों को बार बार जरूरत है कि हम लोग आगे बढ़ें, अपने साथ को भी लेकर आगे बढ़ें, जिससे कि पूरा देश आगे बढ़ेगा। और आप लोगों ने बाबा साहब की स्मृति में जो कार्यक्रम करा, मैं अपनी पर्सनल तरफ से, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बाध्यता के कारण मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ कि कुछ हमारी कमिटमेंट्स चली आ रही हैं जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगी, तो मैं क्षमा चाहूँगा और आप सब लोगों को शुभकामनाएं दूंगा। और साथ में ही आप लोगों से ये वादा भी चाहूँगा कि आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए विचारों पे, दिए हुए वचनों पे आप उनको सही मायने में समझ कर, देख कर, अपना कर आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर शब्दों में बाबा साहब के बारे में हमें अवगत कराया। मैं इस क्रम में डॉक्टर शशि रानी देव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार, जय भीम साथियों। सबसे पहले मैं धन्यवाद चाहूँगी कार्यक्रम के संयोजक श्री राजवीर जी को, जिन्होंने मुझे इस मौके पर ये अवसर दिया कि मैं इतने मान्यगण मंच पर बैठे सभी वरिष्ठ हमारे आज के जो स्पीकर्स हैं उनके साथ मैं मंच शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा
शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो ये एसोसिएशन है ये इन पद चिन्हों पे चल रही है। जैसा अभी हमारे रजिस्ट्रार साहब डॉक्टर विकास गुप्ता ने भी कहा कि हम उनके पद चिन्हों पे चलें, बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। मैं समाज कार्य विभाग में पढ़ाती हूँ, पिछले 11 साल से वहाँ पढ़ा रही हूँ और मुझे लगता है कोई भी समाज कार्य की पढ़ाई बिना बाबा साहब को पढ़े आगे हो ही नहीं सकती। जो उन्होंने कहा इज़ नोन एज अ सिंबल ऑफ नॉलेज वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल सोसाइटी में जहाँ उनको इतना मान मिलता है, मुझे लगता है हमारे भारत में भी कोई भी एक ऐसी बात जो सामाजिक जो सोशल मैटर्स हैं और या फिर हमारे पॉलिटिकल मैटर्स हैं या हमारे इकोनॉमिक मैटर्स हैं, किसी भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बाबा साहब की बात किए बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। और आपने एक महिला को स्थान दिया स्पीकर्स के बीच में। मैं मानती हूँ कि ये हम सब बाबा साहब के बच्चे हैं और आज ये उनकी ही वजह से हम सब महिलाएं, क्योंकि बाबा साहब ने जितना प्यार महिलाओं के प्रति व्यक्त किया, एक गुरु के तरीके से, बड़े भाई की तरीके से, एक संरक्षक के तरीके से, और आप सब जानते हैं कि हिंदू कोड लॉ में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था जब उनकी बात नहीं मानी गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो 50 के दौर में, 56 के दौर में उनके देहांत के बाद उसको बाइफरकेट करके बहुत सारे लॉज बने, चाहे प्रॉपर्टी लॉज हैं या फिर मेंटेनेंस लॉ है या बहुत सारे, क्योंकि मैं लॉ पढ़ाती हूँ तो शायद उस तरीके की बातें कर रही हूँ। और हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उस पद चिन्ह पे चलती है। सारी महिला, आप मेरी बात में विश्वास रखें, मेरा भी 11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं JNU से पढ़ के आई तो मुझे भी लगा मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करने का मौका मिला। और हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हम महिलाओं के प्रति बहुत सजग है और बहुत ही एक संरक्षक के तौर पर काम करती है। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटी पे प्राउड भी होना चाहिए। तो हम सब क्लैप करें और साथ में, क्योंकि बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलकर हम आगे वो एक देश, एक समाज हम बना रहे हैं, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पद्मश्री हंसराज हंस जी आज इस मंच पर पधारे हैं और इतना सौम्य माहौल, उनकी प्रेजेंस में हम उनको देखते हैं, सुनते हैं और मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जब वो गाते हैं। तो आज ये मैं बहुत सौभाग्य मेरा है कि उनके साथ मंच शेयर कर रहे हैं और आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर KP सिंह जी हमारे सहभागी हैं और धर्मवीर जी, जो आपने बात कही, मुझे लगता है हम सबका जीवन जो है वो स्ट्रगल से है। जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमको शिक्षित बनना है, शिक्षित बनने के लिए पहला स्टेप ही संघर्ष है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हम शिक्षित बन पाए। और आज इस शिक्षण संस्थान में हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, सो इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना पूरा दायित्व जो है वो निभाने की कोशिश करूंगी। आपने एक महिला स्पीकर को इस पूरे उसमें रखा है प्रोग्राम में, तो कुछ बातें महिलाओं के बगैर कहे बगैर तो मैं शायद बैठना उचित नहीं समझूंगी। अगर आप मुझे इजाज़त दें सो आई विल शेयर सम पॉइंट्स विथ यू। जब हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र भारत की, शिक्षित भारत की, संगठित होने की और संघर्ष करने की जब हम बात कर रहे हैं, सो जो महिलाओं का संघर्ष है और स्पेशली उन महिलाओं को जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं और जो हाशिए पे खड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके प्रति हमें ज़्यादा सजग होना है। हमको एक स्टेप आगे बढ़ के इक्विटी के प्रिंसिपल में जाना है। अगर आप 25 नवंबर 1947 का जब आप 39 का जब आप बाबा साहेब की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच पढ़ेंगे, और ज़रूर पढ़िए, प्लीज़ ज़रूर पढ़िए, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में नहीं चिंतित हो रहे थे। ही वॉज एक्सप्रेसिंग हिज एंग्जाइटी, बहुत एंशियस हो रहे थे कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो हमें मिल जाएगी, किताबों में हमें आज़ादी मिल जाएगी, क्या समाज में वो आज़ादी मिलेगी? सोशल डेमोक्रेसी हम मेंटेन कर पाएंगे? और वो ये सारा भार हम सबके ऊपर छोड़ कर गए हैं, आगे वाली जनरेशन्स पर छोड़ कर गए हैं। सो वी
the people of India, we the teachers, the employees of University of Delhi और many other universities, जहाँ कहीं पर भी हम अगर शिक्षा विभाग से जुड़े हों तो सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने का ज़िम्मा हमारा है। हमको संघर्ष करके आगे बढ़ना है कि हम वो सोशल डेमोक्रेसी मेंटेन करें। और उन्होंने एक बड़ी बात ये कही थी कि कहीं पे भी अगर कोई चीज़ एंटी नेशनल है तो वो कुछ नहीं है, वो कास्ट है। जब कभी हमारे दिमाग में एक कास्ट से भरपूर एक विचार आता है, वही हमें एंटी नेशनल बना देता है। तो हमारे देश की यूनिटी के लिए, हमारे शिक्षण संस्थान की यूनिटी के लिए हमको अपने ऐसे विचारों को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, पुरुष के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो। हम सब समाज में एक समान आगे बढ़ें, यही बाबा साहब की धारणा थी। और कहीं ऐसा उन्होंने कोई बायसनेस नहीं दिखाई है कि किसी एक तबके के लिए ही वो कुछ लॉज लेकर आए या प्रोटेक्शन लेकर आए। आज हम जितनी भी महिलाएं शिक्षण संस्थानों में हैं या कार्यरत हैं, किसी भी अगर महकमे में हम काम कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है कि हमको बराबरी का पे, जो हमारी इनकम है या जो हमारा वेतन है वो बराबरी का हो, बराबरी के घंटे हो। और हमको क्योंकि प्रसूति के दौरान जो 6 महीने की छुट्टी हमको मिलती है, उस समय पे ये बाबा साहब का ही देन है कि हमको मैटरनिटी लीव्स मिलती हैं। सो हम सबको, सारी महिलाएं किसी भी जाति की हों, समाज के हों, धर्म के हों, सारी महिलाओं के लिए बाबा साहब ने जो ये वरदान दिया है और जिससे आज हम आगे संघर्ष करके आगे बढ़ पा रहे हैं, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है कि एक व्यक्ति सारे समाज के लिए सोच रहा है, वो किसी एक तबके के लिए और ख़ास समाज या कम्युनिटी के लिए नहीं सोच रहा है। थोड़ा सा हम ध्यान दें, हम सजग रहें, अपने मानसिक विचारों के ऊपर ध्यान दें। हम कोई ऐसी टिप्पणी ना करें जो हमारे देश के अगेंस्ट जाए, हम ऐसी कोई बात ना कहें जो हमारे समाज के अगेंस्ट जाए, हम ऐसी कोई भी बात किसी भी मंच से कुछ ऐसा वक्तव्य ना करें कि वो हमारे पहचान के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाए। सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे सारे महकमे काम कर रहे हैं, तो हमको इसमें और संघर्ष करना है और संगठित रहना है। संगठित होंगे हम विचारों से, वो विचार जो कास्ट से दूर रहता है, जो जाति से परे है, जो जाति में बांधता नहीं है, किसी को, समाज को जोड़ता है। और जब आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आप किसी जाति विशेष में नहीं रह जाते, आप पूरे समाज के लिए होते हैं और पूरे समाज के लिए हमको संघर्ष करके संगठित रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना और मैं आशा करती हूँ कि हम सब संगठित रह के अपने शिक्षण संस्थान को नंबर 1 बनाएंगे और वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। प्रधान, प्रेसिडेंट कहें और सारी टीम और बहुत सारे मेरे परिचित दिल्ली विश्वविद्यालय और विभिन्न कॉलेज में काम करने वाले मेरे साथी, भगिनी और बंधुओं, सभी को नमस्कार। आज का दिन वैसे तो 14 अप्रैल का एक हफ्ता ही है कि हम बाबा साहब की 131वीं जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं, लेकिन ये जो अप्रैल शुरू होता है, अप्रैल की कुछ खास एक ऐतिहासिक महत्व हमारे इंडिया में है। उसके बैक में मैं नहीं जाऊंगा। आज का दिन भी एक बहुत खास दिन है। आज अर्थ डे है। अर्थ मीन्स नेचर, नेचर मीन्स भूमि, भूमि मीन्स हमारी मदरलैंड। तो आप सभी को अर्थ डे की भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम अर्थ को कैसे सेव कर सकें, कैसे बचा सकें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नेचर, क्रिएचर, अर्थ, वुमन और वाटर के ऊपर बहुत काम किया है। सिर्फ बाबा साहब को आप ये कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि वो संविधान के शिल्पकार ही नहीं, बल्कि देश के निर्माणकर्ताओं में अग्रणीय एक नेता, राजनेता कहें, नेता कहें, राजनेता कहें, स्टेट्समैन कहें, इकोनॉमिक्स कहें, सोशोलॉजिस्ट करें, जिस भी परिभाषा में आप जिनको जिस भी आप दायरे में लाना चाहें उसमें आप कर सकते हैं। तो आपको अर्थ डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला नेक्स्ट डे हमारा कॉपीराइट डे है और 24 तारीख को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल हमारे भारतवर्ष में आने वाला है कि हम श्री गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं प्रकाश पर्व मनाने जा रहे हैं।
मेरा सबसे अनुरोध है कि फ़ोन ज़रा कीप वाइब्रेशन पे रखिए आप। राजवीर जी, आज मुझे बोलने का अवसर दिया। जैसा कि विकास जी ने कहा कि बाबा साहब पर बोलना, ठीक उसी तरीके से कि जैसे हम लोग सूरज की डिस्टेंस को नापने की बात करते हैं, उनका कद और उनके किए हुए द्वारा कृत्य, वो राष्ट्र ऋणी है ही, पूरा विश्व उनके साथ ऋणी है। मैं एक बात, अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि किसी ने कहा कि हे ईश्वर, मैंने आईना साफ किया तो मैं दिखाई दिया। हे ईश्वर, मैंने आईना साफ किया तो मैं दिखाई दिया, और मैं को साफ किया तो प्रभु दिखाई दिए। तो ये जो आई है, जो मैं हूं, मैं मीन्स कि मेरी जो सोच है उससे आपको निकलना है। जब आप अपने आप को साफ करेंगे, अपने आप को अपने समाज से, अपने वर्क से, अपने प्रोफेशन से, अपनी आइडियोलॉजी से हटके जब आप देश के लिए सोचेंगे, तो आपको वो भगवान रूप में आपकी देश की दीवारें, देश की सरहदें खड़ी नजर आएंगी। तब आप सोचिए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया, अपने समाज, अपने समुदाय के लिए क्या किया। और बाबा साहब की वो छवि, बाबा साहब का वो अस्तित्व था। मुझे याद है कि एक बार वो एक प्रसंग आता है, एक कॉन्फ्रेंस में वो गए, और कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े विद्वान वहाँ अपना पेपर पढ़ने आए थे। सामाजिक सरोकार पे वो कॉन्फ्रेंस थी। तो रात को बहुत अच्छे उन्होंने अरेंजमेंट किया था ऑर्गेनाइजर ने। तो सभी लोग अपना पूरा दिन की दिनचर्या करने के बाद में थक गए, सो रहे थे। तो देखा एक कमरे की लाइट जली हुई है। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे। तो देखा कि उस कमरे की जो लाइट जली हुई है, उस बालकोनी में बाबा साहब रात को 2-2:30 बजे भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो जानने की इच्छा हुई कि सारा समाज सोया हुआ है, सारा इंटेलेक्चुअल सोया हुआ है, और बाबा साहब 2-2:30 बजे भी जागे हुए, ऐसा क्या है। तो सज्जन बाबा साहब के पास गए कि बाबा साहब, पूरा दिन आपने काम किया है, वक्तव्य दिए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स को भी आपने अटेंड किया है, पार्टिसिपेट किया है और करवाया भी है, ऐसा क्या है, आप आराम करिए। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये जो समाज है ना, सारा शांत सोया हुआ है, लेकिन मेरा समाज तो बहुत समय से सोया हुआ है। अगर मैं भी सो गया तो मेरे समाज को जगाने वाला कौन होगा। तो देखिए कि कोई बाबा साहब को मसीहा कहता है, कोई इकोनॉमिस्ट कहता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता कहता है। मैं समझता हूं कि उसको और उनके काम को किसी एक सिंगल नरेशन में आप डिफाइन नहीं कर सकते। वो एक राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्र के निर्माण कर रहे थे। उस समय जब आज़ादी मिली और आज़ादी के दीवाने डिफरेंट तरीके से काम कर रहे थे, चाहे बाल गंगाधर तिलक थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे गांधी जी थे, कोई भी थे। वो धाराएं विभिन्न थी, लेकिन सबका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश को आज़ादी मिले, और आज़ादी मिलने के साथ देश का तंत्र कैसे चले, देश का हमारा संविधान कैसा हो, उसकी आज़ादी लड़ रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर। और जितनी भी प्रताड़नाएं, जितना भी दुख और जितना दर्द शायद उन्होंने झेला है, हम कल्पना मात्र भी कर सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वो लिख रहे थे अपनी लेखनी से उस संविधान को, कि जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो कभी भी उनके तनिक मात्र भी अपने मन मस्तिष्क में वो भाव नहीं आया कि मेरे साथ क्या समाज ने सलूक किया था। क्योंकि शायद वो सलूक उस समय का ही बाबा साहब को बनाया, जिन्होंने इतना खूबसूरत संविधान आज हमें दिया, उसके हम ऋणी हैं। एक प्रसंग और आता है जहां मैं आपको बात करना चाहूंगा। मेरी बहन ने बात करी महिला एम्पावरमेंट की। मैं कहता हूं कि बाबा साहब का महिला एम्पावरमेंट पर बहुत बड़ा काम है। वाटर सैनिटाइजेशन, वाटर बिल्डिंग्स पे उनका बहुत बड़ा काम है। जब ये हमारा राष्ट्रीय भवन बनना था, क्योंकि इसका एक बड़ा इतिहास है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी बड़ा इतिहास है, कि जब 1911 में कलकत्ता से ड्यू टू पॉलिटिकल कंडीशंस कैपिटल शिफ्ट हुई, तो ब्रिटिशर्स कहा कि कहाँ कैपिटल शिफ्ट करें। तो जो आज हमारा वाइस चांसलर हाउस, जिसे हम सेक्रेटेरिएट बोलते हैं,
ये वाइस रीगल लॉज से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्किट हाउस होता था। 1902 में यह अस्तित्व में आया। तो 1911 में जहाज पंचम का राज तिलक हुआ और वो एक जगह पड़ती है जहाँ पे आपका ये ढका धीरपुर पड़ता है, और ढका के संबंध में है कि जब महारानी निकलती थी इस गांव को ढक देते थे, इसलिए इसका नाम भी ढका पड़ गया। ढका ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं है, इतिहास पढ़िए इसका। जब 1911 में शिफ्ट हुआ तो उसके बाद 1933 में जब ये हमें 38 में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए मिला, और 38 में जब हमारा पूरा वायसराय जनरल का ऑफिस राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट हुआ, तो जब वो राष्ट्रपति भवन बन रहा था तो यहाँ पे बहुत सारी लेबर राजस्थान से रैगर सोसाइटी की आई थी, और जिसके बेस पर वो रैगरपुरा आज करोल बाग में है वो बना। तो वहाँ पे बाबा साहब देख रहे हैं कि जो ठेकेदार था वहाँ पे महिलाएं 7, 8, 9, 10 बजे भी रात को काम कर रही हैं। तो उनसे पूछा कि आप इतनी देर तक काम क्यों कर रही हैं, बच्चा ये आपका छोटा सा, इसको ध्यान रखना चाहिए। कहते क्या करें बाबूजी, यहाँ तो ठेकेदारी है, यहाँ कोई काम का टाइम ही नहीं है, ना फिक्स सैलरी है, ना टाइम की कोई फिक्स है। तब उनके वो जहन में आया और उनको वो दायित्व दिया कि जब वो संविधान बना रहे थे तो उनको महिला एम्पावरमेंट की पता था कि मैं अगर ऐसा लिखूंगा तो वहाँ से जो वर्क कल्चर है 8 घंटे का, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने दिया कि 8 घंटे से ज़्यादा आप किसी से काम नहीं करा सकते, अगर आप उसको कराएंगे तो उसको ओवर टाइम देंगे। ये वो बाबा साहब का जो घूमने का था, और उसी विषय पर उन्होंने छुट्टियों का प्रोविजन जो मैटरनिटी लीव की बात करते हैं, और उन्होंने कहा था आप पढ़िए उनका। शायद हम पढ़ते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं, सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आए हुए मैसेजेस पर डिस्कशन करते। आज मैं समझता हूँ कि हमारे समाज ने, वैसे हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन पढ़ना लिखना कहीं हद तक कम कर दिया। सिंपली हम लोग एक मैसेज फॉरवर्डर बन गए हैं। उस चीज़ से अवॉइड करते हुए मुझे समझना है कि आप अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 21st सेंचुरी में अगर साइंटिफिक बेंच की बात करते हैं तो एक इन्वेंशन को छोड़ करके, जो हिबॉन्स हम कहते हैं गॉड पार्टिकल को छोड़ के, कोई भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड या अद्वितीय इन्वेंशन नहीं हुई है, सिर्फ 20वीं सदी में हो चुकी है। तो हमें पढ़ने पे थोड़ा ध्यान देना है। और आज का दिन बहुत ही पवित्र है, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा। आज का दिन तो सुनने का दिन है अपने परम आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को, और सुनने का दिन है जो अपने वाणी से अमृत बरसाते हैं श्री हंस साहब का। बस मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, खासकर दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि हमारे आज कुलपति साहब, क्योंकि वैसे तो हमारे कोविड में 2 पैंडेमिक के समय बहुत हमने प्रोग्रेस करी है, सभी टीचर्स कम्युनिटी नॉन टीचिंग के प्रमोशंस हुए और उस मोमेंटम को भी बहुत आगे तक बनाया है। तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कहना चाहूँगा कि जिस मार्ग पर चलें वो मंजिल बन जाए, जिस मुकाम को छुएं वो इतिहास बन जाए, और जब आप और हम साथ चलें तो वो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का इतिहास बन जाए। आप सभी ने मुझे बुलाया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। परम आदरणीय श्री अर्जुन राम मेघवाल साहेब, जिनके हुक्म की मैंने तामील की, आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। श्री राजवीर सिंह जी, प्रोफेसर केपी सिंह जी, हमारी बहनें, सारे ऑर्गेनाइजर साहिबान और बाबा साहब की याद में जुड़ बैठे भाइयों बहनों, जय भीम, जय भारत। प्रोफेसर साहब ने वैसे इन्होंने बताया कि आज अर्थ डे भी है, जिस धरती पे हम सांस ले रहे हैं। तो मैं इससे पहले कि बाबा साहब का जिक्र करूं, तो मेरे ख़्याल में बैठे बैठे जब इन्होंने बोला अर्थ डे है, तो
मुझे यही इससे भी पहले का वाक़या याद आया, बिग बैंग वाली थ्योरी जिसके बाद ये सारा कुछ रचा है, अगर साइंस को मानते हैं तो। धरती बन गई, जीवन आ गया, बहुत सारी यूनियाँ पैदा हुई, लंबी दास्तान है। शॉर्ट करके बोलूँगा कि फिर इंसान भी इस धरती पे सांस लेने लगा। 1 से 2 हुए, 2 से बहुत सारे हुए, फिर करोड़ों हो गए। फिर भगवान ने शायद सोचा होगा, जो पढ़ाई आपने पढ़ी है वो मैं नहीं पढ़ सका। मुझे ख्याल आता है वो ये है कि जब बहुत सारी दुनिया होगी तो उसको संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए, काउंसलिंग के लिए, ज्ञान के लिए, जागृत करने के लिए, एजुकेटेड करने के लिए कुछ महापुरुषों को भी भेजा भगवान ने। कुछ को नहीं, बहुत। इस देश में तो कमाल ही कर दिया, 36 करोड़ देवी देवते हैं, पता नहीं, कमाल ही हो गई। ज़्यादा ज़रूरत होगी जहाँ समझाने की तो बड़े आला दर्जा के पीर, पैगंबर, औलिये, देवी देवता आए। अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा ट्रेस करें तो क्राइस्ट साहब, ईसा, एडम ईव के बाद, उसके बाद या पहले मुझे पता नहीं, सीक्वेंस वाइज आप देख लें, भगवान राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, गुरु नानक साहब, और इनकलाबी हस्तियां भी आई, जैसे बहन जी ने बोला कि विमेन एम्पावरमेंट। अगर मेरी नज़र में भगवान के बाद क्रिएटिव पावर धरती पे है तो वो मातृशक्ति है, वो औरत है जिन्होंने इन सब को जन्म दिया। तो महापुरुषों ने देखो कि कितनी इज्जत की। भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने उस टाइम यूनिवर्सिटीज़ बनाई हुई थी, और माँ सीता प्रेग्नेंट थे जब उनको बाप बन के उनकी लुक आफ्टर की, लव कुश को परवरिश की, हर तरह की शिक्षा दी। फिर इनके बाद रेवोल्यूशनरी गुरु भी आए, महापुरुष आए, जैसे कबीर साहब, गुरु रविदास महाराज जी, जिनसे मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ, जिन्होंने कहा कि बेगम पूरा शहर का ना हो, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर बंदे को छत मिले, अन्न मिले, इक्वालिटी हो, ह्यूमैनिटी हो। गुरु नानक साहब ने भी कमाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हम एकस के बारक हैं, गॉड इज़ वन। सब ने ही वैसे यही कहा है कि एक ही जगह से आए हैं, एक ही जगह जाना है। उन्होंने पूरी दुनिया में इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, मोहब्बत का पैगाम दिया। बुद्धा ज़रा अलग तरह की सोल थी। जब से धरती पे महापुरुष, जहाँ हम लोग आम लोग पैदा हुए हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग विल वाली सोल, रूह शायद ही कभी पैदा हो। वो प्रैक्टिकल थे, वो लॉजिक के बिना जिए नहीं, ना जीने के लिए उन्होंने प्रेरा। कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया, लेकिन खुद भगवान हो गए। कमाल कर दी उस बंदे ने। जिक्र बहुत होता है, समझाया बहुत जाता है, फॉलोअर भी खाली रह जाते हैं, बाबे पे भी डाउट होता है इसको मिला या नहीं मिला, लेकिन बुद्धा खुद खुदा हो गए। कमाल कर दिया। तो बाबा साहब का जिक्र करें तो मुझे लगा ये सब लोग ऐसे आए कि जैसे दुनिया एक कैद खाना है
महापुरुषों ने इस हम कैदियों को, किसी ने सोचा कि इनको सर्दी बहुत ले ली है, लग रही है, कंबल दे दिए। किसी ने सोचा होगा प्यास लग रही, शरबत दे दिया। किसी ने सोचा भूख लग रही है तो उन्होंने भंडारा लगा दिया होगा, रोटी पानी दे दिया होगा, लंगर लगा दिए होंगे। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, ये रहेंगे तो फिर भी कैदी ना, जेल में। फैसिलिटीज़ दी है, ज्ञान दिया है। मुझे लगता भगवान ने सोचा होगा कि मैंने बहुत उच्च पाए के रूहानी रहबर भेजे हैं, वो इनको बताते हैं कि इंसान बराबर है, इक्वल है, डिस्क्रिमिनेशन ना करो, छूत छात ना करो। तभी झूठे बेर खाने पड़े, बेदर का साग खाना पड़ा, गुरु नानक को गरीबों के घर रहना पड़ा। क्राइस्ट ने कुष्ठ लोगों की भी सेवा की, सब ने ऐसा ही किया इंसानियत का। लेकिन भगवान को लगा होगा ये इनकी माँ सुनते हैं, माना किसी ने नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन तो एंड है। फिर उन्होंने सोच के सारी हस्तियों का मुजस्समा बना के एक ही वजूद में बहुत बड़ी ताकत में बाबा साहब हमें दिए। क्योंकि इंसान पता नहीं क्या शय है, वो ना गुरु नानक की सुनेगा, ना बुद्धा की सुनेगा, ना ईसा की, ना आप देख ही रहे हैं। उन्होंने कहा कोई प्रैक्टिकल बंदा भेजो जो खुद जीवन जिए और उनकी ज़िंदगी से प्रेरणा लेके जीने दायक इंसान बन जाए। हमें ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी। तो बाबा साहब मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे। काफ़ी कोशिश की इनकी शख्सियत को दबाया जाए, लेकिन सूरज, रोशनी, ऊर्जा कभी दबती नहीं है, वो सूरज की तरह चमक रहा है पूरी दुनिया में। बहुत सारी हुकूमतें आई, अंग्रेज़ों ने पता नहीं कैसे लिया होगा, हमारे पॉलिटिशियन ने, ये बहस का मामला है, ये वैसे भी प्रोफेसर साहबान का मौजू है, मेरा नहीं है। पर मुझे ये लगा कि उनकी याद में, उनके तसव्वुर में, उनकी ज़िंदगी में, उनकी तालीम में हम कैसे चोंच भर सकते हैं, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। वो आप सब उठा रहे हैं, आपको मुबारक हो। जो मौजूदा हुकूमत है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ। अभी भी मैं क्रॉस करके आया, मुझे पता नहीं था इस सिविल लाइन की तरफ तो बाबा साहब की स्मारक बनी हुई है। उन्होंने 5 ऐसी बनाई है, वो जल्दी जल्दी में नहीं, देखने योग्य है। ऐसा हुआ नहीं था जो उन्होंने किया है। इसलिए नहीं कि मैं MP हूँ इस पार्टी का, ना मुझे कुछ समझाता है, ना मैं समझता हूँ मैं अपनी बात ही करता हूँ। लेकिन जिस लेवल की उन्होंने उनकी याद बनाई है, इंग्लैंड से लेके मऊ, वहाँ जन्म स्थान तक, मऊ तक, तो मुझे बहुत ही इस बात का तसल्ली है। लेकिन यही काफ़ी नहीं है। उनकी तालीम, उनकी पर्सनैलिटी सारी दुनिया के लिए थी। काफ़ी तकलीफ़ होती है जब उनको दलितों का मसीहा कहा जाता। दलित शब्द ही उन्होंने भी कहा था ये गाली है। ये मुझे तो हरिजन शब्द भी नहीं अच्छा लगता। ऐ बापू मुझे माफ़ कर देना, हालांकि तुझे रब नहीं माफ़ करेगा। हम हिंदू इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, दलित इतने हैं, सिख इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं। इस चक्कर में पड़ के इस धरती जो हमें पैराडाइज़ बना के दी थी, आज अर्थ डे पे मैं कहता हूँ हमें पैराडाइज़ बना के दी थी, कास्टिज़म के चक्कर में पड़ के हमने इसको दोज़ख बना लिया। अगर कास्ट, जात, वर्ग भगवान ने बनाया होता तो हम अहले रज़ा हैं, इस रज़ा को भी मान लेते। हम तो सूफ़ी हैं, अहले रज़ा है।
लेकिन ये मैन मेड है, भाई हम क्यों माने? गॉड मेड थोड़ी है, इंसान सब बराबर है। हो सकता है उन्होंने हमसे कुछ ऐसा नाइंसाफ़ी की हुई, तो ज़ोर ज़बर से नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी लंबी लकीर खींच दो, एजुकेटेड हो जाओ, संघर्ष करो और गोल बिल्डिंग में जाओ, जहाँ से अब तो नज़दीक ही है। मैं तो किसी तरह धक्के धुक्के खा के पहुँच गया हूँ, ये बच्चे भी जाए, रास्ते रोकेंगे लेकिन जाना है वहाँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट है इन सारी चीज़ों से, कहीं कमी भी रह जाए तो यूनिटी के को नहीं बोलना, यूनिटी ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। अनपढ़ बंदे भी इकट्ठे रहेंगे तो इतना धक्का नहीं हो पाएगा, लेकिन पढ़ लिख जाएं तो फिर तो कमाल ही है। अब तो खैर बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा होने की उम्मीद है। ऐ बाबा साहब, हम कहाँ ऐसी बिल्डिंगें देखते, हम कहाँ एमपी शैम्पी बनते। ऐ बाबा, अगर तू ना होता तो हम डंगरों, पशुओं, जानवरों से भी बदतर ज़िंदगी जीते रहते। क्या करते? हर शख्स सुसाइड थोड़ी कर सकता है, वो तो भूखों में, नरादरी, बीमारी में भी जीता है। क्या करते? जी जाते। लेकिन ऐ बाबा, शुक्र है तू आया, तू बाबा एक कौम है, तू असली बाबा एक कौम है, किसी और के लिए ये टाइटल नहीं है। तो मैं लंबा ना करते हुए, मैं सारी ज़िंदगी भी बोलूं कम है, सारी ज़िंदगी सांस सांस से शुक्रगुजार हूँ बाबा साहब का, रहूं तो भी कम है। मेरी ज़िंदगी अमानत है, उनकी अमानत है जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, वरना बहुत बुरी हालत थी हम लोगों की, बहुत बुरी हालत थी, बदतर हालत थी। कभी पढ़ के तो देखो कैसे पढ़ गए, कैसे उठ गए, ये भी उसका कमाल है, शुक्र है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा जो उन्होंने बोला, जागृत हो जाओ। इंसान जागना शायद मंजे से उठना, खटिया से उठना, बिस्तर में से उठने को कहते हैं, लेकिन जागा नहीं है। तो बाबा साहब ने जब नज़र मारी तो उन्होंने यही सोचा होगा, आप उर्दू के प्रोफेसर हैं सर, तो अब शेर सुनिएगा उर्दू का। मुझे उर्दू आता नहीं, लेकिन देखिएगा तलफ़ुज़ कि सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, सारे आलम का है, सारी दुनिया का, सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, आंखें खुली हुई देखते नहीं, आंखें खुली हुई देखते नहीं, क्योंकि ये हालत है, जाग के भी नहीं जागते। तो इसलिए कहते हैं कि चेहरा बता रहा था, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से। लोगों की हालत देखो, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। हालत देखो लोगों की। इस हालत से निकलना है तो इकबाल का शेर याद करो, अपने बेटे को लिखा था उन्होंने भी, शायद बाबा साहब के साथ ही पढ़ते हो। उन्होंने उनके, किसी ने कहा आपका बेटा पढ़ नहीं रहा, आवारा फिरता है लाहौर की गलियों में, तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। मुझे लगता बाबा साहब ने हमें बच्चे समझ के हमें लिखी थी। उन्होंने यही लिखा अपने बेटे को कि अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तो मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। फिर उसने दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उनका बेटा बहुत बड़ा प्रोफेसर बना, थिंकर बना, विद्वान बना। चिट्ठी का जो इन्होंने लिखा है हमें, वो अगर प्रैक्टिकल नहीं अपनाया तो कोई फ़ायदा नहीं। जय भीम कह के तो दुकानें भी चली जाती हैं उनके नाम पे। मज़ा तो तब है उनके जैसे कुछ % तो बनो। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को लिखा
कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर। अपना मकाम, बली बुलाई ना सेक, अपनी बाल की सेक। किसी के मुकाम को क्या करना कि मेरा जी वो फलाना बुजुर्ग दारा सिंह था सर, तो तू 250 ग्राम नहीं वेट उठा सकता, फ़ायदा क्या? बाबा साहब का नाम लिए जो तो स्कूल ही नहीं जाना, फ़ायदा क्या? उन्होंने क्या, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुद ही ना बेच, गैरत ना बेच, अना ना बेच, अणख ना बेच। मेरा तरीक मेरी हिस्ट्री, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। अरे खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। क्योंकि अपने मन में डूबना पड़ेगा, कंसंट्रेशन करनी पड़ेगी, शून्य में जाना पड़ेगा, फिर जाके किताबें, हर्फ, शब्द, जिंदगी समझ आएगी। अपने मन में डूबना पड़ेगा, तो फिर ये मुकाम आएगा। जब डूब गए, जब रसाई हो गई, एनलाइटमेंट हो गई, फिर ये मुकाम आएगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता 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 तेरी रजा क्या है। हो सकता मौत भी तुझे ना मार सके। हाय हाय हाय, उनको मार सकी है मौत? 131 साल हो गया, जब तक परले महापरले नहीं आएगी बाबा साहब को लोग याद करते रहेंगे। मरते तो हम लोग हैं जिन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। क्योंकि जो कंप्रोमाइज़ कर गए, डर गए। गब्बर ने ठीक कहा था, जो डर गया डरना नहीं है। कई फिल्मों में अच्छी चीज़ें भी होती है। जो डर गया, सो उन्होंने कहा कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। ये हालात के कदमों पे कभी कंप्रोमाइज़ की है इन्होंने? इंग्लैंड वाली गोल टेबल वाली मीटिंग हो, या बापूजी के साथ कभी मिले हैं, या किसी के साथ कंप्रोमाइज़ किया? कंप्रोमाइज़ करते तो इसका मतलब ये तो नहीं ये ईगोइस्टिक थे। नो, अपने लिए नहीं, अपने हमारे हकूक़ के लिए लड़ते थे। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए इन्होंने, सरबंस बार दिया हमारे लिए। बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है और मीटिंग में जा रहे हैं। देखो तो सही बंदे की ज़िंदगी। कभी ज़िंदगी को देखो, फिर नींद कैसे आ जाए, आपकी आंखें खुश्क कैसे हो जाती है, हर वक्त नम रहती है जब इनका ध्यान आता है कि इतनी तकलीफ़ें आपने झेल ली। किनके लिए? किनके लिए? हम हमारे लिए। तो फिर ये कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया में समंदर। लेकिन बाबा साहब खुद समंदर है, वो किसी दरिया में नहीं गिरता। लास्ट में मैं सर जी, साहब जी, जब मुझे मौका मिला पार्लियामेंट में, तो मुझे लगा कि एक स्क्रिप्ट थी मेरे हाथ में, वो तो मैं भूल गया। मैंने कहा पहली बार ज़िंदगी में पार्लियामेंट में बोलना है, थोड़ी लिखी, वो मैं भूल ही गया। तो शुरू कहाँ से हुआ वो मैं लास्ट प्रे पढ़ता हूँ, वो भी बाबा साहब की प्रेरणा ही है। शुरू में मैंने यही कहा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। ऐ मेरे मालिक, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना। ऐ बाबा, ऐ भीम, गुफ्तगू तूने सिखाई है, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना।
मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, ऐ मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, तू दे दे। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। तो मैंने यही कहा था उस गोल बिल्डिंग में जो लोकतंत्र का मंदिर है, पार्लियामेंट है, जिसके लिए इशारा किया था, इधर जाओ, इधर जाओ जहाँ कानून बनता है, जहाँ संविधान मैंने लिख के रख दिया, इधर जाओ, उसकी हिफाजत करो। तो वहाँ मैंने कहा था कि ऐ मेरे वतन के रहनुमाओं, ऐ मेरे वतन के सबसे पावरफुल लोगों, मौत एक ऐसी चीज़ है जिसका हर शख्स ने मज़ा चखना है। अफसोस एक दिन आप और हम भी मर जाएंगे। मरने से पहले उन लोगों की सुनो जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी ओर देखो जो खेत मजदूर है, उनकी ओर देखो जो ग़ुलाम है, उनकी ओर देखो जो बहुत घटिया शराब का पौआ पी के गटर में मर जाते हैं। ऐ मेरे वतन के रहनुमाओं, उनकी सुनो। जय भीम, जय भारत। अनुरोध करूंगा से उसी क्रम में कि वो क्योंकि हंसराज जी को अति आवश्यक कार्य से कहीं जाना है, इसलिए श्री धर्मवीर जी का वो स्मृति चिन्ह देकर मैडम शशि रानी देवी का सम्मान करें। कृपया मैडम का सम्मान करें उनको, और आमंत्रित करूंगा स्टेज पर ग्रुप प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा जी, वही अशोक जी को अलेस ग्रुप को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आए, हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। ताली बस्ती मैंने की और एसोसिएशन के तरफ प्रोफेसर केपी सिंह का सम्मान किया गया है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां हैं। सभी उनके मेंबर्स और श्री विकास कुमार अशोक कुमार जी से, अशोक गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करें। श्री अशोक जी कृपया उनका सम्मान करें। कैसे भेजेंगे? प्रतिबद्ध है। हम लोग पिछले 2 सालों से बाबा साहब का करवाना चाह रहे थे जयंती, लेकिन कोरोना के वजह से हम लोग नहीं करा पाए, और इस बार हमारे को मौका मिला तो हम इस मौका को छोड़ नहीं रहे और बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज एक बहुत अच्छा सुंदर कार्यक्रम हो पाया, जिसमें संगीत भी रहे और हमारे को आशीष वचन देने के लिए हमारे बहुत सारे वक्ता लोग आए, जो बहुत ही गुणी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानते हैं और शिक्षा देते हैं और उनकी रास्ता को प्रशस्त करने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसी क्रम में आज मैं
थैंक्स करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस लायक पर बाबा साहब आम्बेडकर ने एक मौका दिया, समझ लीजिए कि मैं आज इस डैश पे खड़े होके इस समारोह का समापन और धन्यवाद कर पा रहा हूँ। क्या तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम डूको प्रेसिडेंट देवेंद्र शर्मा जी से भी चाहेंगे कि 2 लाइन हमारे लिए बोले। आदरणीय मंच और ऑर्गेनाइजर कमेटी के सभी सदस्य, आपने जो एक ऐतिहासिक प्रोग्राम दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं इस मौके पर एक ही बात कह सकता हूं कि बाबा साहब मानव नहीं थे, महामानव थे। और किसी महामानव को किसी एक जाति या किसी तक बांधना अपने आप में, मेरे ख्याल में उनके साथ आज न्याय नहीं है। इनफैक्ट में आज की डेट में जो सिस्टम बाबा साहब बना के गए थे, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं साथियों दरार पड़ती जा रही है। बहुत सारे वक्ता, हमारे प्रोफेसर साहब ने भी बोला, एमपी साहब ने भी बोला कि एक सिस्टम डेवलप किया था 8 आवर्स का। आज सारे संस्थानों में शोषण दोबारा से शुरू हो गया है। आज दोबारा से भारतवर्ष को बाबा साहब अंबेडकर की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। जो मेरा साथी गेट पे खड़ा है, अगर 15,000 की ड्यूटी कर रहा है, तो हम सबको देखने की जरूरत है कि उसका शोषण हो रहा है। इस शोषण के खिलाफ तो बाबा साहब ने आवाज लगाई। जो मेरे साथी आज की डेट में आउटसोर्सिंग स्टाफ हो गया है, 90% स्टाफ वो है जिसकी आवाज बाबा साहब ने उठाई थी, और आज हम नहीं उठा पा रहे हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से, बीइंग ए डूको प्रेसिडेंट, मैं आपको कह रहा हूं, एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सब अगर कहीं पे शोषण देखते हैं, उसकी जात ना देखो, उसको संगठित करो और उस शोषण का विरोध करो साथियों। क्योंकि अगर रोटी मैंने खानी है, मुझे 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो मेरी सोच होनी चाहिए, जिसको 15,000 सैलरी मिल रही है और 10 से 12 घंटे ड्यूटी करने को या मजबूर हो रहा है, तो ये सोच हमें कम से कम इस मौके पर डेवलप करनी चाहिए। तभी फायदा है ओकेजन्स का, तभी फायदा है। मैं चरणों में नमन करता हूं बाबा साहब के मैं, और उम्मीद करता हूं कि हम सब जो लोग जहां भी जिस भी सत्ता में बैठे हैं, हम उन कमेटियों में बैठे हुए हैं, उन कमेटियों में बैठ करके कम से कम इस दर्द को समझा जाए साथियों। मैं एक वाकया आपके बीच में आज फिर शेयर कर रहा हूं। मैं किसी कॉलेज में, मेरे को पता लगा कि वहां पे 17,000 सैलरी मिल रही है और 2,000 उसमें से कमीशन मांग रहा है। मैंने ये बात पुलिस के एक बड़े अधिकारी को बताई। मैंने कहा, सर मैं ये चाहता हूं कि उनके खिलाफ जब वो पैसे दें उस समय उनको अरेस्ट किया जाए। आप क्यों पढ़ रहे हो बीच में? मैं, सर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, मुझे तो सैलरी मिल रही है 1.5 लाख रुपए, लेकिन जिसको 3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसका पेट 3 लाख में नहीं भर रहा, उससे 2,000 रुपए महीने उसको चाहिए। साथियों, क्या शोषण नहीं है? इससे बड़ा शोषण और कहां हो सकता है? आज जागृत समाज में शोषण हो रहा है। जब यूनियंस, एसोसिएशंस बनी हुई है, उसके बाद शोषण हो रहा है। तो हम सबको जागना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं, आज के दिन को हम ये कसम काट बांध लें कि जहां भी हमें शोषण होता दिखाई देगा, मैं कह रहा हूं 1 की आवाज, 10 की आवाज, 20 की आवाज, 100 की आवाज, 1000 की आवाज एक दिन कारवां बन जाएगा और शोषण बंद हो जाएगा साथियों। यही हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि है बाबा साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अपने सारे SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की कमेटी की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कीमती समय लेके यहाँ पे आए और बाबा साहब के बारे में जाने। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बाबा साहब के जो भी शिक्षा इस जगह ग्रहण किए होंगे, अपने दिलों में, अपने मनों में आत्मसात करें और उसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप अपने साथ साथ पूरे समाज का भी विकास कर पाएँ। और विशेषकर मैं धन्यवाद मैं देना चाहता हूं हमारे माननीय मंत्री जी का, अर्जुन राम मेघवाल जी का, कि जिन्होंने इतनी व्यस्तता होते हुए भी और इतनी बहुमूल्य उनकी ऐसी थी कि उनको हम जब उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने बताया कि PMO से विशेष आर्डर आया है कि अभी आप जो नक्सल क्षेत्र हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ पे कार्य करें।
तो इसलिए फिर भी उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज दिया, उसके लिए हमको बहुत बहुत आभारी हैं। और साथ में मैं श्री पद्मश्री हंसराज जी का भी अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संदेश दिया। मैं तो सोचता था एक एकदम क्या कहें ज़बरदस्त वक्ता, मैं एकदम दिल को छू गया। शायद आप लोगों के मन को भी टच किया गया और उनकी समझाने की जो सरलता थी वो बहुत ही लाजवाब थी। और मैं उनको सहृदय से धन्यवाद करता हूं कि वो अपने विवेक से, अपनी समझ से कार्य कर पाते हैं और हमारे लोगों के लिए अपना पार्लियामेंट में आवाज़ उठा पाते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुलपति महोदय का, जो हमारे बीच में आए इतनी व्यस्तता के टाइम में। आजकल आप लोगों को पता है बहुत सारी चीज़ें चल रही, सिलेक्शन कमेटी और कुछ चल रही हैं, फिर भी वो टाइम लेके आए। मैं विकास गुप्ता जी को भी स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो आए और बहुत अच्छा हमारे को एक बाबा साहब के बारे में शिक्षा दे पाए। उसके लिए मैं सहृदयता से उनको धन्यवाद करता हूं। और उन सब में विशेषकर सबसे ज़्यादा जो मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने बिल्कुल इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज किया, कह सकते हैं, हमको गाइड किया, लाइट दिया, जो एक प्रकाश दिया, प्रोफेसर KP सिंह जी का, जिन्होंने हमें आज जो ये कार्यक्रम हो पाया है उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, आशीष है। तो मैं इनके आशीष के लिए तो मैं गदगद हूँ, हमारी पूरी टीम गदगद है और हम आशा करते हैं कि आगे हमारे लिए ऐसे ही मार्गदर्शक बनते रहेंगे। और मैं सारे प्रवक्ताओं का भी बहुत, जो हमारे पास जो स्पीकर आए थे वो भी अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही गुणी लोग थे और वो लोग उन्होंने भी, जैसे शशि मैडम हैं, उन्होंने सोशल वर्क में ये प्रोफेसर हैं और ये सामाजिक कार्य बहुत ज़्यादा करती हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते लेकिन एक्चुअल जो वर्कर हैं, जो कहते पर्दे के पीछे काम करते हैं, उनमें से। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे ही हमारे धर्मवीर जी हैं, इग्नू से हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में। बहुत खुशी की बात है कि हमारे लोग उर्दू डिपार्टमेंट में, ये गर्व की बात है, कहने की बात। ऐसे फील्ड जहाँ शायद हम सोच नहीं सकते, उस जगह में वो कार्यरत हैं और यहाँ पे आके उन्होंने दिया, ये भी हमारे लिए बहुत बात है। और साथ में, और हमारे साथ में जो हमारे मनीष जी हैं, इन्होंने बिल्कुल हम लोग को थोड़ा सा होपलेस हो रहे थे, कितनी बड़ी होगी तो कैसे करेंगे। KP सिंह जी ने कहा एक हैं हमारे पास, और मनीष जी ने बिल्कुल मस्त, टाइमली और सब चीज़ को व्यवस्थित किया है, इसके लिए इनकी बहुत बड़ी बड़ी धन्यवाद। और हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट का, जहाँ मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ, एक वर्ड कहते हैं कि यार बाबा साहब के लिए आपको कुछ करना है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि सर हम लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे और ख़ुद से हम नगमा या गीत तैयार करेंगे और गाएंगे। और उन्होंने इतना अच्छा गाया, जो कि एक गुणी, जो संगीत के गुणी हैं, उन्होंने उनको गिफ्ट दिया, उनको पैसा दिया। इससे पता चलता है कि हमारे म्यूजिक फैकल्टी के जो स्टूडेंट हैं इतने लाजवाब हैं, इतने गुणी हैं कि वो आगे चल के एक दिन हम पता डायस में इनको बुलाना पड़ सकता है कि आप आएँ और हमारे को करें। और ये सब हमारे समाज के लोग हैं, आपको ये भी एक बात है, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। और हमारी सारी टीम को, बहुतों का नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि हमारे टीम में सब हमारे टीम के है ना, लेकिन फिर भी एक दो लोग का, राजवीर सिंह जी, इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत कोशिश किया, बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि हम सबों को एक साथ जोड़ें। और पूरे 84, 85, 90 कॉलेजों में वाकई में इनके संघर्ष को आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आज इतना ऑर्गेनाइज कर पाए। हमारे कुसुम मैडम हैं, मीना मैडम हैं, KM सर हैं, जगदीश लाल जी हैं, सतीश कनौजिया जी हैं, आप चंद्रपाल जी हैं, अब विकास पहलवान जी हैं, तरुण जी हैं, और अरे पूरी टीम, मतलब नाम ले लेकर, जिनका नाम नहीं ले पाया होगा तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब पे हमारे प्रिय हैं, सहृदय हैं, दोस्त हैं, यार हैं। और एक चीज़ वादा करके जाते हैं, और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम वो टीम है कि आज से पहले ऐसी नहीं रही होगी। आज हम पढ़े लिखे हैं। और मैं एक चीज़ कहा करता था, उसके बाद मैं समाप्त कर देना। एक चीज़ मैं कहा करता था जब हम इलेक्शन होता था, कि हम लोगों की मानसिकता को चेंज करेंगे। एक मानसिकता है कि ये लोग कहते हैं SC ST यूनियन, तो उनके दिमाग में बैठता है कि 4th क्लास एम्प्लॉय है या सफाई कर्मचारी। नहीं, आज आपको मानना पड़ेगा
आपके अथॉरिटी को भी मानना पड़ेगा कि हम पढ़े लिखे हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग अच्छा कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन अच्छा जान सकते हैं, बैठ के नेगोशिएशन अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी टीम पर पूरा विश्वास रखें, भरोसा रखें। आपको कभी भी अपने समाज के और किसी को, हम केवल संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार को मांगते हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है ना किसी। अगर हमको अधिकार मिलता है तो जनरलों को भी अधिकार मिलेगा, अगर उनको अधिकार मिलता है तो हमारे को मिलेगा। तो हम कहते हैं कि हमारे अधिकार को दो और कुछ नहीं चाहिए, हमारे अधिकार को दो, और संविधान के इस रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर हैं। और विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद जो है। और मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम के पश्चात आप लोगों के पेट पूजा के लिए अच्छे खान पान का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो आप लोग उसमें आएँ और खाना वाना खाएं। और